से आज का जो दिन एक ऐतिहासिक दिन। आज एक तो बैसाखी का दिन है और दूसरा हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिसके अंदर हर वर्ग के लोगों को एक आज़ादी मिले और उन्हें अपने इच्छा अनुसार काम करने का इस देश में मौका मिले, रहने का मौका मिले। तो ऐसा संविधान डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश को दिया। लेकिन अफसोस कि आज उस संविधान की जो दशा है, वो किस तरीके से ये सरकार इस संविधान को कुचलने में लगी हुई है। आप सभी इस भली बुद्धि जानते हैं और भली अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है कि आज लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत ही अपने आप में एक शर्मनाक बात है। इस आज़ाद देश के अंदर जो 70 साल इस देश की आज़ादी को हो गए हैं, उस देश की आज़ादी के अंदर आज हमें फिर गुलामी जैसा महसूस हो रहा है। ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है हमारे लिए। आज हम सब साथी, हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी हैं, श्रवण जी हैं, नीतीश भाई हैं, इधर एडवोकेट सुनील बस्ताड़ा जी हैं, करण सोडी जी हैं, राहुल भारती हैं, दीपक जी हैं और सुभाष बत्रा जी, अमित शर्मा जी हैं और इधर साहिल भाई, साहिल शर्मा जी, जो हमारे अब कांग्रेस पार्टी के जो यूथ हैं, जो बहुत ही एक मजबूत साथी हैं हमारे हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। जो मुद्दे करनाल के अंदर लगातार जो समस्याएं हमारे को देखने को मिल रही हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कई लोग जो है खुल करके सरकार के खिलाफ नहीं आ पाते हैं। कुछ डर, कोई भय जो लोगों के बीच में है। लेकिन हम जो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं और राहुल गांधी जी का नारा हमारे साथ है कि डरना मना है, हम उस डर को पीछे छोड़ करके लोगों की आवाज़ सड़कों तक और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी को लेकर के आज हमने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मुद्दे, सड़कों का मुद्दा है। सड़कें पीछे एक हमने 9 सेक्टर के अंदर जो कॉन्वेंट स्कूल से काफ़ी सड़कों को कनेक्ट करती है, हाईवे को कनेक्ट करती है, खूबसूरत पार्क को कनेक्ट करती है, सेक्टर 9, 8 पार्ट 2 को कनेक्ट करती है, उधर कुशपुरा रोड को कनेक्ट करती है। उस सड़क का इतना बुरा हाल था और वहाँ के स्थानीय जो निवासी थे, वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, वो इतना बुरे हाल मतलब उनके थे कि भी सारा दिन उस सड़क पे धूल मिट्टी उड़ना। सरकार ने सड़क को उखाड़ दिया, लेकिन लगातार 3 महीने तक उसकी सूध नहीं ली जा रही थी। हमने आप ही जैसे एक सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से हमने उस सड़क का इंटरव्यू करवाया और वहाँ जब हम उस सड़क का इंटरव्यू करने गए तो कुदरती वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे तो वो भी रुक गए। तो उनमें कुछ महिलाएं जो थी वो बता रही थी कि भी ये सड़क पिछले, हमने सोचा कि भी महीना 1.5 महीना हुआ, लेकिन वो बताने लगी कि पिछले 3 महीने से ये सड़क टूटी हुई थी और यहाँ घर वालों का उनका इतना बुरा हाल था धूल मिट्टी की वजह से। तो जब हमने वो न्यूज़ चलवाई और जब वो स्थानीय लोग निकल के बाहर आए और जब उस न्यूज़ को सरकार ने देखा कि अब लोग भी निकल के घरों से बाहर आने लग गए हैं हमारे खिलाफ, तो उन्होंने फटाफट उस सड़क के ऊपर रोडी डलवा के 1 हफ्ते के अंदर काम चालू करवा दिया। देखिए, जनता के अंदर इतनी शक्ति होती है, अगर वो सरकार बना सकती है तो वो सरकार गिरा भी सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को डरना नहीं चाहिए। आपने उनको वोट दे रखी है, डरना उनको चाहिए जिन्होंने आपसे वोट ले रखी है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कल को हमारी सत्ता जा सकती है। तो सड़क का काम शुरू हुआ, तो आगे हम उसी मुद्दे पर चलते हुए हमने आगे 2-3 सड़कें और भी, आईजी ऑफिस के सामने जो एक सड़क जाती है, जो आपकी राजपूत धर्मशाला है, अग्रसेन धर्मशाला जो वहाँ पर नई बन रही है, साथ में आपके कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर राम मंदिर है, वो ऐतिहासिक जगह है और साथ में खूबसूरत पार्क है उस रोड पे भी। तो वो सड़क भी टूटी हुई है, उसका भी हमने वहाँ इंटरव्यू कराया, लेकिन अभी भी वो सरकार उस सड़क को देखने को तैयार नहीं है। हालांकि राजपूत धर्मशाला उस रोड पर है, उनके जिला अध्यक्ष जो है वो राजपूत समाज से आते हैं, तो वो भी उस धर्मशाला में जाते होंगे अपने समाज के लोगों से मिलने के लिए, तो शायद उनको भी वो सड़क का संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे ही एक सड़क करनाल शहर के अंदर जो मुगल कनाल की, मेरे ख्याल में आप लोग कई बार उसका जो है सरकार को दिखा चुके हो भी, इतने खड्डे हैं उस सड़क के ऊपर कि भी वहाँ निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये सुनील जी जिनका वहाँ पर ऑफिस है, ये मुझे बता रहे थे कि भी काफ़ी लोग दुकानदार जो है इतना परेशान है, लगातार बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है महिलाएं जो शहर के अंदर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो एक्टिवा ज़्यादातर अधिकतर एक्टिवा का इस्तेमाल करते हैं, उनका गिरने का, उनका चोट लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रोड्स के ऊपर रहता है। क्यों? रोड
की जो बजरी है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को चोट लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसी सरकार की जो ये सड़कों के मुद्दे हैं, उनको हम आगे और भी जहाँ-जहाँ हमें, और सड़कें तो काफ़ी करनाल की ख़राब हैं। अब मैं सबका इतनी बताने लगूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मुद्दे और भी हैं। तो फिलहाल तो सड़कों का मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, डिस्कस करूँगा कि आगे जितनी होंगी, जैसे-जैसे हमारे को और लोग बुलाते रहेंगे, बताते रहेंगे समस्याएँ, तो हम लोगों के बीच में जाते रहेंगे, उनकी समस्या सुनते रहेंगे और आप लोगों के साथ फिर रूबरू होके सरकार तक ये समस्याएँ पहुँचाने का काम करेंगे। दूसरी थी एक प्रॉपर्टी आईडी की। प्रॉपर्टी आईडी जो सबसे भयंकर समस्या आज लोगों के बीच में आ रही है। 5,000 रुपया फीस, नाम चेंज कराने के और एड्रेस चेंज कराने के, कुछ भी अगर आपने प्रॉपर्टी आईडी के अंदर आपने चेंज कराना है, तो उसकी 5,000 रुपये फीस रखी जा रही है। गलत सर्वे किए गए, गलत सर्वे के कारण लोगों को आज इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो गलत सर्वे क्यों कराए गए तो हमें नहीं पता। हो सकता है कि 5,000 फीस लगाने के लिए वो गलत सर्वे कराए गए हों, ताकि लोग 5-5 हज़ार रुपये फीस भर के अपने वो आईडी को ठीक करवाते रहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, 5,000 रुपये फीस भरने के बावजूद भी लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। कभी पोर्टल नहीं चलता, कभी ये यहाँ से नहीं होगी, पंचकुला से होगी, वहाँ से ये परमिशन नहीं है हमारे पास। कभी अफसर बदले जा रहे हैं लगातार, कभी ये अफसर बदल दिया, कभी तहसीलदार साहब नहीं बैठे हैं। तो ये समस्याएं जो है लोगों के साथ जीव की त्यों बनी हुई हैं और परेशान हैं लोग। लेकिन क्या करें, मजबूरी है उनकी। कोई व्यापारी है, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, कोई सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, उनको इस जो डर सताता रहता है कि कहीं हम इनके खिलाफ बोलें और हमारी कोई दुकान या हमारी नौकरी ना चली जाए। तो 5-5 हज़ार रुपये जो फीस है, पहले तो क्या आप समझते हो कि वाजिब फीस है? सिर्फ केवल नाम चेंज कराने के या एड्रेस चेंज कराने के लिए 5,000 रुपये फीस भरना कोई उचित है? एक गरीब आदमी जिसने अपनी जायदाद को बेचा, मजबूरी के कारण बेचा, उसके आगे समस्या आके खड़ी हो जाए, वो बेचारा 5,000 का जुगाड़ करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। 5,000 के बाद यदि उसका काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके आगे की फीस और है। जल्दी काम कराने के लिए अब लोगों को जल्दी भी होती है, भी काम नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, रुका पड़ा है जी, ये नहीं चल रहा है, ये वो नहीं चल रहा है। उसके अब आगे वो की फीस रुकावट, कितनी है जी? वो उसके आगे की तो पता क्या है, ये सब जनता अलग अलग तरीके से फीस भरती है, अलग अलग तरीके से फीस भरी जा रही है। कोई 10,000 फालतू दे रहा है, कोई 15,000 फालतू दे रहा है, कोई 20,000 फालतू दे रहा है। जिसको जितनी जल्दी है उतनी जल्दी के हिसाब से फीस है। मतलब कहने का मतलब ये नगर निगम कमाई का क्षेत्र बन गया है। बिल्कुल है, नगर निगम को पैसे कमाने का ही लगा हुआ, और तो कुछ है नहीं। अब कलेक्टर रेट की बात ले लो। अभी मेरे पास हाल ही में एक प्रॉपर्टी एसोसिएशन में एक मेंबर है ये करनाल में, उनका फ़ोन आया, कहने लगे कि भाई ये मुद्दा हमारे लिए बहुत ही दर्द भरा मुद्दा है करनाल के लिए, कि भी पूरे हरियाणा के अंदर तो कहीं 2,000 कहीं 3,000, मैक्सिमम को 4-4.5 हज़ार रुपये कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है। लेकिन करनाल शहर के अंदर सीधा 25,000 से 45,000, फिर उसमें 5,000 उन्होंने शायद पता नहीं कह रहे हैं कि वो करा है, मतलब कि 20,000 का जंप। आज तक का इतिहास है ये कि भी कभी किसी सरकार ने जो हरियाणा में रही है, कभी किसी सरकार ने एकदम से इतना कलेक्टर रेट कभी नहीं बढ़ाया। अब वो कलेक्टर रेट बढ़ाने के बाद वो है क्या, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, लोगों के पैसे, लोगों के पास पैसे। करनाल में तो ऐसे है ना जैसे कि सड़कों पे गिरे पड़े हैं। इतना अमीर हमारा शहर कर दिया इन्होंने स्मार्ट सिटी बना करके कि लोगों के पैसे सड़कों पे गिरे पड़े हैं, उठा करके ला करके सरकार को दे देंगे। तो ये मुद्दा था एक प्रॉपर्टी आईडी का। अरुण जी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो रही है, किताबें 5-5 हज़ार रुपये के सेट मिल रहे हैं, तो ऐसे में गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? गरीब व्यक्ति को तो राशन कार्ड तक काट दिए गए हैं, उनको राशन तक की इतनी दिक्कत हो रही है। पढ़ाई, किताबें, मेरा बच्चा भी स्कूल में जाता है, ये दर्द हम सब लोगों के साथ है। सब लोगों के बच्चे आज स्कूल में जा रहे हैं। आप सब लोग के पास भी, किसी के पास कोई 5 साल का बच्चा है, किसी के बच्चे का है, किसी के पास 8 साल का बच्चा है। तो हर व्यक्ति सक्षम नहीं है इस महंगाई के दौर के अंदर कि अपना पेट पाले, अपना घर चलाए या बच्चों की पढ़ाई कराए। कुछ माँ बाप तो ये कहते हैं भी ठीक है बच्चों को पढ़ाई बंद करवा दो, लेकिन क्या करें, जो बच्चे अब 7वीं 8वीं क्लास में पहुंच गया, क्या उनकी पढ़ाई बंद कराना उचित समझते हो आप? जब उनके पास पैसे नहीं है तो बेचारे क्या जवाब अपने बच्चों को दें? तो ऐसी समस्याएं जो है लोगों की लगातार सामने आ रही हैं। जो किताबें मान लो कि सपोज करो एक सेट कोई आदमी खरीद ले, क्या वो उसको फोटो स्टेट करा करके अगर वो किताबें लेकर के स्कूल में जाए तो उसको स्कूल में नहीं घुसने देंगे? चलो फोटो स्टेट करा के सस्ता पड़ जाएगा सेट, लेकिन वो भी नहीं करने देंगे। वो तो एक दूसरी दुकान पे भी नहीं मिलती, सिर्फ एक ही दुकान पे मिलती है। हाँ, तो फिक्स ये स्कूलों के द्वारा फिक्स किया जाता है कि आपकी बेल्ट, आपकी सॉक्स, आपके शूज आपने कहाँ से खरीदने हैं, कहाँ से नहीं खरीदने हैं।
इतना तक का जो है मतलब कि प्रेशराइज किया जाता है पेरेंट्स को, मजबूर किया जाता है कि आप लोग कहीं से कुछ खरीद ही नहीं सकते सिवाय जो उनके फिक्स किए हुए दुकानदार होते हैं उनके बाहर। आपने जो जो मुद्दे उठाए, आपको लगता है सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, लेकिन विपक्ष कहाँ है? विपक्ष क्यों नहीं आवाज उठा रहा? देखिए विपक्ष आपके सामने देखो, लगातार हमने सड़कों पे जब पेट्रोल डीजल महंगाई की बात आई, सिलेंडर की महंगाई की बात आई, हम कांग्रेस पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठाती है। स्थानीय जो पत्रकार हैं हमारे, जो लोकल पत्रकार हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो लोग हमारी इन समस्याओं को, जनता की इन समस्याओं को लगातार उठाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब राज था कांग्रेस का, तो कांग्रेस के राज के अंदर हर किसी को आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी थी, दिखाने की आज़ादी थी अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। क्या आज वो आज़ादी है? आप लोग सब समझदार हैं, क्या वो आज़ादी है? सिर्फ एक लोकल न्यूज़ चैनल्स को छोड़ के मैं देख रहा हूँ कि कहीं किसी न्यूज़ चैनल्स पे कोई आज़ादी नहीं है। अगर 1 मिनट की कोई न्यूज़ इस सरकार के खिलाफ चलती है तो उसे बंद करा दिया जाता है। सिलेंडर महंगा, 1100 रुपये का सिलेंडर, पेट्रोल को ले लीजिए। बाबा रामदेव जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए कि 100 रुपये लीटर चाहिए। आज वही बाबा रामदेव जी अपनी गाड़ी के अंदर 100 रुपये लीटर का पेट्रोल डलवा रहे हैं। अगला कदम क्या रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का? अगला कदम देखिए, हम करनाल शहर के अंदर हम अपना जो लोगों का जो दुख और दर्द है, अब धीरे धीरे लोग हमें बताते हैं, हमें समझ में आता है, हम उस बात को आगे रखने की कोशिश करते हैं। और मुद्दे हैं जो आप लोगों के माध्यम से सरकार के अंदर एक भय का माहौल पैदा होता है, मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से हम जनता को जगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने मुद्दों को लेकर घर में मत बैठिए। अगर आप घर में बैठोगे तो सरकार आपके मुद्दों की तरफ कोई ध्यान देने वाली नहीं है। उनको सिर्फ अपने से मतलब है, जनता से वोट लेने के टाइम पे उनको मतलब होता है, उसके बाद उनको कभी जनता से कोई मतलब रहा ही नहीं है पिछले 7-8 सालों से। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर देख लो, किसान का ले लो, मजदूर का उठा लो, धरने प्रदर्शन लोग सीएम सिटी में करते रहे हैं, लेकिन किसी का कोई सुनवाई इस सरकार में नहीं हुई है। तो हम क्या है कि मैं अपना एक नंबर जारी कर रहा हूँ। नंबर है 7206302325, 720-630-2325। ये हमारे करनाल के लिए मैं अपना एक नंबर जारी कर रहा हूँ। जो वार्ड, जितने वार्ड है हमारे करनाल के अंदर 20 वार्ड है, 20 वार्ड के अंदर जितनी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे उनकी सीवरेज से समस्या है, कोई पानी की समस्या है, कोई सड़क की समस्या है, या और भी कोई जो आज सरकार के अंदर समस्या रहती है, राशन कार्ड में जो लोगों का राशन कार्ड दिया गया है वो समस्याएं हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या किसी भी भाई के पास है तो हमें कॉल करें, हम उसके पास जाएंगे। वैसे भी हम अब इन मुद्दों को लेकर के सड़क पे आपको नजर आएंगे। हर शनिवार एतवार को हम किसी न किसी वार्ड के अंदर जा करके उनकी समस्या सुनेंगे, चाहे वो सड़क की बात है, चाहे वो और भी किसी किस्म की बात है। उन बात को लेकर के हम सरकार तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री करनाल से हैं, सीएम हैं, और एमएलए भी हमारे करनाल के हैं। तो ये तो उनको देखना चाहिए। पीछे में एक आकर्षण जी की उसमें एक इंटरव्यू देख रहा था, बीतू सेठी जी का इंटरव्यू था, उसके अंदर एमसी हैं वो यहाँ करनाल से, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं करनाल की, वो सीएम साहब तक पहुँचती ही नहीं है। अब पहुँचती नहीं है, अब समझ में मेरे बात नहीं आई भी उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उनके अपना ओएसडी साहब यहाँ पर बैठे हैं, तो सीएम साहब तक करनाल की समस्या आखिर पहुँचती क्यों नहीं है? सर क्या यहीं से एक सवाल करना चाहूंगी। अखबारों में हम पढ़ रहे थे कि बीजेपी के जो पार्षद है वो खुद दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसके पीछे आपको क्या कारण समझ में आता है? जब आप यहीं से देख लीजिए, जनता, मैंने आपको बोला था बीच में कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज इनको डर जो बैठा है वो जनता से ही बैठ रहा है कि जनता हमारे को सत्ता से उखाड़ने का काम करेगी, क्योंकि परेशानियां ही इतनी खड़ी करती हैं। खुद पार्षदों की भी सुनवाई में नोटिस सरकार ने। बिल्कुल है, पार्षद अंदर ही अंदर अपने दुख को पी रहे हैं। लोगों तक पहुंचने में मुश्किलात हो रही है, उनको लोगों से बातचीत करने में उनको डर लग रहा है कि भी हम हमारे को ये क्या जवाब देंगे। तो ये समस्या जो है वो करनाल शहर की इतनी जो समस्या है, दुखी लोग हैं, वो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और जनता को मैं यही अपील करूंगा कि सरकार का आखिरी साल है, हो सकता है कि शायद सरकार के अंदर कुछ चेतना जाग जाए कि हम लोगों के काम फटाफट करें, तो शायद कुछ। सर ये जो नंबर आपने जारी किए, कोई भी आमजन इस पे फोन बिल्कुल कोई भी आदमी कर सकता है, कोई बहन कर सकती है, कोई बेटी कर सकती है। इस फोन पे आप कोई भी कॉल कर सकते हो, और जितनी हमारे से हो सकेगी हम सब साथी मिल करके कांग्रेस पार्टी एक प्रॉब्लम और नोट किया आपने जी। सड़कों पे, मेन रोड पे जब वो बस्ती को लेकर के इन्होंने कुछ बयान दिया, इनका घर था वहां पर, जब तोड़ा गया तो वहां पर तो
तकलीफ तो हर किसी को होती है, जब किसी का मकान तोड़ा जाएगा तो अंदर से दर्द हर किसी का बाहर आता है। तो जब इस भाई के साथ हम वहाँ खड़े थे, हमने कोशिश की सरकार से और प्रशासन से अपील की, हाथ जोड़े कि इनको कुछ दिन की मोहलत दी जाए ताकि अपना जहाँ इनका बसेरा सेट हो सकता है या सरकार इनकी जो मदद कर सकती है वो करे ताकि इसको आराम से ये शिफ्ट हो सके। लेकिन क्या हुआ, इस भाई ने अगर खुल करके कुछ बात कही तो इस भाई की नौकरी छीन ली गई। आवाज़ उठाने का इनाम मिला इस भाई को। बताओ, 12,000 रुपये की नौकरी। इसका मेरे पास फ़ोन आता, कहता अगले दिन भैया मेरी ना इन्होंने नौकरी से मुझे निकाल दिया। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पहले ही इस महंगाई के दौर के अंदर एक एक आदमी तिनका जोड़ जोड़ के अपने घर का गुजारा चला रहा है। मेरी सरकार से अर्जी है कि जो ऐसे भाई हैं जो बेचारे बहुत ही मजबूर है, कम से कम उनकी नौकरी तो न छीने।